एजुकेशन जो इस्लामिक के बाद ही कंटिन्यू होगा, ये सब कुछ हम पढ़ रहे प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में, और एक ही लॉन्ग क्वेश्चन के विद इन। पहले लिखते चलो, फिर मैं आपको गाइड कर दूंगी कि कितना शॉर्टेंड करना है। ठीक है, पहले लिख लो। पता है मुझे ये लिखने में आपको 12 से 14 पेज लग जाएगा। बोलोगे मैम क्यों डरा रहे हो? नहीं डराया, उसमें से एग्जाम हॉल में 7 पेज लिखोगे ना, आधा तो वैनिश हो जाएगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करना रहता है। समझ आया? तो ऑलवेज देखना, अगर वैसा ही होता, क्यों आपके मेन बुक्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं? आंसर्स क्यों इतना एलैबोरेट रहता है? क्या बच्चा हर एक चीज़ लिख देगा कॉपी में? नहीं, हमें इंपॉर्टेंट चीज़ ढूंढने रहते हैं कि उनमें से हम क्या क्या पॉइंट्स लिखे तो हमें मार्क्स मिले। तो ये समझ के एग्जाम हॉल में आ जाएगा। ठीक है, अब के लिए पूरा जानना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट में भी इम्पॉर्टेंट है इसलिए। सो हमने बात किया कि आफ्टर इस्लामिक इरा, जो हमारा मुस्लिम पीरियड था, मुस्लिम के रूल थे या फिर मुस्लिम लोगों के साम्राज्य थे, उसके डाउनफॉल स्टार्ट हो गए। किसके साथ? जब डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, मतलब पतन होने लगा, तो उस पीरियड में आए ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स आए कितने? अर्ली 18th सेंचुरी में आए, 18th सेंचुरी में आए, एंड उन्होंने 150 साल यहाँ पे रहा। ब्रिटिश पार्लियामेंट ओपन किया। क्या ओपन किया? ब्रिटिश पार्लियामेंट ओपन किया। ठीक है, एंड उसके साथ एक कंपनी ओपन किया जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड ब्रिटिशर्स ने रूल किया 150 ईयर्स तक। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड वो क्या चाहते थे? मेन पॉइंट बोलूं कि वेस्टर्न साइंस एंड लिटरेचर को प्रमोट करना। वेस्टर्न जो कल्चर है, लिटरेचर है, साइंस है, अरे लिटरेचर का मतलब होता है जो भी उनके लिखावट है, प्रोज है, पोएट्री है, कहानियाँ हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सबको इंडिया में स्प्रेड करना। ठीक है, सो इसके गुड प्रोग्रेस के लिए हमें क्या चाहिए? लोगों को इंग्लिश आना चाहिए, तब जाके उनके लिटरेचर को पढ़ेंगे ना। सो हमें इंग्लिश को एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाना पड़ा। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन समझ रहे हो? बातचीत करने के लिए जो माध्यम हमने चूज किया वो था इंग्लिश। जैसे कि क्लास में टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, सो he or she must use English language as a medium of instruction to give some information or subject information to the students. समझ आया? तो इस अकॉर्डिंग और एक चीज़ बताऊं, क्या मेन मुद्दा था? अगर किसी ने बोला ना ब्रिटिश पीरियड का मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या वो इंडिया को आए थे एजुकेट करने के लिए? नो, दे केम टू इंडिया टू सेट अप ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मेनी कंपनीज अंडर दैट इन मेनी एरियाज। तो वो अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे उनके कंपनीज के द्वारा, वो स्प्रेड अप करना चाहते थे। तो उस स्प्रेड के साथ वो क्या कर रहे हैं, कैसे करें वो स्प्रेड? तो स्प्रेड करने के लिए उनको चाहिए था ऐसे वर्कर्स जो बाय क्या हो, कलर के द्वारा तो वो इंडियन होना चाहिए, बट बाय टेस्ट वो क्या होंगे? बाय टेस्ट वो होंगे ब्रिटिशर्स। समझ आया? ये पूरा आप पढ़ोगे, ये सारे लाइंस यहाँ पे हैं, मैं मन से नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, सो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल स्टार्ट हो गया। क्रिश्चियन वाले जो मिशनरी स्कूल्स हैं वो स्टार्ट हो गए। ठीक है, इसका डेवलपमेंट, इंडिया में एजुकेशन सिस्टम का डेवलपमेंट स्टार्ट किया। द मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया वाज स्टार्टेड टू टेक प्लेस विद द एफर्ट्स ऑफ ब्रिटिशर्स। अगर किसी ने पूछा आपको व्हिच वन इज द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, अगर किसी ने माइलस्टोन पूछा तो ये बताना कि 18th सेंचुरी से ये आपका स्टार्ट हुआ है। एंड मॉडर्न पीरियड का मतलब होता है कि एजुकेशन का डेवलपमेंट कौन से पीरियड में हुआ। मैंने पहले ही एक वर्ड बोला था, वेस्टर्नाइजेशन। ठीक है, वेस्टर्नाइजेशन का मतलब नहीं है कि वेस्टर्न कल्चर को अपना लेना या छोटे कपड़े पहनना या फिर इंग्लिश बोल लेना। वेस्टर्न का मतलब होता है वेस्टर्न कंट्री जैसा खुद के कंट्री को डेवलप करना। तो ब्रिटिशर्स आए हमारे इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने। ठीक है, उसके थ्रू उनको वर्कर मिलेगा जो कि इंग्लिश बोल पाएंगे। बाय बॉडीली, बाय ब्लड वो रहेंगे इंडियन, बाय टेस्ट वो रहेंगे ब्रिटिशर्स। ठीक है, और ये कब तक चला? कब तक चला? अंटिल जब तक ये कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुआ कि कौन सा सिस्टम चल रहा है, ब्रिटिश आ रहे हैं या हिंदूज चल रहे हैं, मुस्लिम्स चल रहे हैं, कौन सा चल रहा है। ये 1813 में पहला सेटअप हुआ। ठीक है, 1813 में पहला सेटअप हुआ। पता है ये जो पॉइंट लिखा गया है इसको आप चाहो तो स्किप मार सकते हो। डिफिकल्टीज ऑफ इंडियन एजुकेशन बस रिमेंबर करने के लिए अब स्टोरी जैसा सुन लो।
गवर्नमेंट वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग एजुकेशनल अफेयर्स इन इंडिया। पता है, मतलब एजुकेशनल रिलेटेड जितने भी हब्स होंगे, पाठशालास होंगे या मस्जिद होंगे या फिर मकतबास होंगे, तो वो ना गवर्नमेंट चला नहीं पाया। तो एजुकेशन सिस्टम इंडिया का बहुत ही ख़राब रहा। फंड्स बहुत लैक किए, फंड्स बिल्कुल नहीं थे, एंड दे फियर दैट पीपल माइट अल्टीमेटली राइज अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल एंड वुड डिमांड इंडिपेंडेंस आफ्टर रिसीविंग हायर एजुकेशन। देखो, जब हम कम लोग हैं बट हम चाहते हैं कि हमारा कंपनी स्प्रेड अप करे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? दबाना पड़ेगा लोगों को। ठीक है, अगर ये भी माइंड में आया कि हम लोगों को बस एजुकेशन दे दें और फ्री में एजुकेशन देने के बाद छोड़ दें, तो क्या होगा? वो अपना कंपनी शुरू करना स्टार्ट करेंगे, वो अपना वाणिज्य करना स्टार्ट करेंगे। तो प्रॉब्लम किसको होगा? ब्रिटिशर्स को होगा। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि जैसे हमारे ही लोग, मतलब हमने जिनको पढ़ाया वही हमारे अगेंस्ट ना हो जाए, इसलिए एक पॉइंट आया डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, जिसमें अपर क्लास को पढ़ाया जाएगा एंड लोअर क्लास को बिल्कुल नहीं। ठीक है, दे टॉट दैट इंडियंस आर नॉट कीन टू रिसीव एजुकेशन। उन्होंने बहुत सारे थॉट दिए और उसमें बोला कि इंडियंस जो है ना, भारतीय जो है, वो एजुकेशन लेने के लिए तत्पर बिल्कुल नहीं है। दे आर नॉट रेडी टू एजुकेट दैमसेल्फ, नहीं चाहते वो। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का मेन मुद्दा क्या रहा कि हमें पैसा बनाना है, बिजनेस करेंगे, पहले पैसा लगाएंगे तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। पैसा लगाएंगे किस में? हमारे एजुकेशन सिस्टम में। उससे क्या होगा? वर्कर्स बनेंगे, वो वर्कर्स डिफरेंट एरियाज में काम करेंगे इंडिया के, एंड लोगों के साथ अच्छे से व्यापार कर सकेंगे, है ना, बिजनेस कर सकेंगे, बिकॉज दे नो इंग्लिश, दे नो रीजनल लैंग्वेज, दे नो 3 to 4 languages. So it is very easy for them to cultivate this type of information और share the business all over the world. वर्ल्ड में पूरा ये करने के लिए, रेडी करने के लिए ब्रिटिशर्स ने ये रूल बनाया। ठीक है, तो कंट्रोवर्सी यहाँ से स्टार्ट हो गया। होते हैं ना, झगड़े होना स्टार्ट करेंगे, कंट्रोवर्सी होना स्टार्ट किया। क्या है कंट्रोवर्सी? कंट्रोवर्सी कंटिन्यूड ऑन रिगार्डिंग मीडियम ऑफ एजुकेशन। देखो, ब्रिटिशर्स चाहते हैं कि हमारे जो इंडियंस हैं वो क्या करें? वर्कर्स बनाना है तो वो पढ़े। बट अब बात होता है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा क्या? कौन से माध्यम से हम लोगों को पढ़ाएंगे? क्या हम बस हिंदी लैंग्वेज यूज़ करें या संस्कृत करें या फिर अरबिक, पर्शियन, उर्दू करें या फिर इंग्लिश ऑनली करें? तो इसके लेके आ गया प्रॉब्लम। Opposition of Brahmins against women education as well as British system of education, as they involved in the controversy with the various renowned persons like Raja Ram Mohan Rai, Vidyasagar, HLV, Derojiyo and others. बहुत सारे लोग थे। ऐसा मत सोचो कि ब्रिटिशर्स 90% खराब हो सकते हैं, बट 100% नहीं, बिकॉज उनमें से भी कुछ लोग थे जो कि इंडियन कल्चर के बारे में सोचते थे, इंडियन मदर टंग के बारे में सोचते थे और रीजनल लैंग्वेज में कैसे पढ़ाई हो सोचते थे। बट ब्राह्मण्स किसके अगेंस्ट थे? ब्राह्मण्स अगेंस्ट थे वुमेन्स एजुकेशन के। और ये चीज़ कब पढ़ोगे? पेडागोजी पोर्शन में ये है एक क्वेश्चन, वुमेन एजुकेशन। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में भी ये पोर्शन है। एंड वुमेन एजुकेशन का क्वेश्चन लाइफ में, मतलब बीएड के जो पोर्शंस हैं उसमें तो 2-3 बार आ ही जाता है, एंड लाइफ में हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है। सो यू नो दैट, रिमेंबर होगा आपको सतीदाह प्रथा। ठीक है, एक पॉइंट आता है जब हस्बैंड का डेथ हो जाए तो लड़कियों को, मतलब उनके स्त्रियां जो होती हैं, तो एकाधिक विवाह भी उस टाइम पे चल रहा था, एक से ज़्यादा, पॉलीगैमी बोलते हैं उसको, मतलब मैनी मैरिज करने को बोला जाता है। अगर ऐसा हो रहा था तो अगर हस्बैंड का डेथ हुआ तो वहाँ पे उसकी चिता के ऊपर क्या करना है? उन औरतों को या स्त्रियों को मार देना है, जला देना है। ठीक है, और भी थॉट्स आते थे उस टाइम पे, अगर स्त्रियाँ एजुकेटेड हो गई तो हस्बैंड का डेथ हो जाएगा, मतलब ये सारे सुपरस्टिशियस बिलीव्स थे। ठीक है, तो उसका ऑपोजिशन और स्प्रेड अप किसने किया था? ब्राह्मण्स ने किया था। तो ब्राह्मण्स ने ऑपोजिशन में किसको रखा? वुमेन्स को। प्लस उन्होंने ब्रिटिश एजुकेशन को भी इन्वॉल्व करने नहीं दिया, पहले कंट्रोवर्सी में रह गया। फिर एक मोमेंट आया, स्वदेशी मोमेंट। ठीक है, स्वदेशी आया, एंड जो इन्फ्लुएंस इंडियंस टू अवॉइड ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जो कि इन्फ्लुएंस किया बहुत ज़्यादा अवॉइड करने को ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन को। बट फिर भी हम ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन में क्या क्या है वो से पढ़ते हैं। तो ये चार्टर एक्ट एक है, बस चार्टर एक्ट रिमेंबर रखो क्या है, फिर डिटेल पढ़ाऊंगी, आज ही के क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, द चार्टर एक्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया?
ने एक एक्ट बनाया जिसको बोला गया चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट, इसका मेन पॉइंट क्या है, ये 1813 में स्टार्ट हुआ था एंड एवरी 20 ईयर्स में ये रिन्यूड होता है। एवरी 20 ईयर्स में ये रिन्यूड होता है, ठीक है। सो अगर रिन्यू करता है तो कौन करता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में होता है, ठीक है। अब आगे आते हैं कि इसके अकॉर्डिंग क्या था, इन्होंने आर्टिकल्स बनाए, 3 आर्टिकल्स बनाए एंड तीनों आर्टिकल्स को ऐड किया है चार्टर एक्ट 1813 में। पहला तो चीज़ है, मिशनरीज ऑफ एनी यूरोपियन कंट्री का जितने भी मिशनरीज है हैव फुल फ्रीडम टू विजिट इंडिया टू प्रोपगेट क्रिश्चियनिटी एंड टू एक्सपांड एजुकेशन। उनका मेन पॉइंट रहा, अगर कोई भी मिशनरीज हैं जो कि यूरोपियन कंट्रीज से हैं तो उनको फुल फ्रीडम है कि वो इंडिया आ सकते हैं घूमने के लिए, विजिट करने के लिए एंड अपनी क्रिश्चियनिटी और जो क्रिश्चियन धर्म है उसको क्या कर सकते हैं, स्प्रेड अप कर सकते हैं। नंबर 2, इट विल नाउ बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू ऑर्गेनाइज एजुकेशन इन द एरियाज अंडर इट्स रूल। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जहाँ जहाँ सेटअप लगाया था उसके अंडर पे जितने भी जगह हैं और जितने भी प्रोविंसेस आ रहे हैं, जितने भी स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट जो भी आ रहे हैं वहाँ पे वो एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट, ये सम ऑफ नॉट लेस देन 1 लाख, देखो कम नहीं 1 लाख रुपीज़ ही चाहिए, ईच ईयर शैल बी सेट अपार्ट एंड अप्लाई टू रिवाइवल एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ लिटरेचर का इम्प्रूवमेंट करने के लिए और एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए, इनक्रेज करने के लिए हमें क्या चाहिए, 1 लाख रुपया चाहिए, जिसके थ्रू हम प्रोमोट कर सकें नॉलेज ऑफ साइंस अमॉन्ग इनहैबिटेंट ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। जो भी लोग हैं ब्रिटिश टेरिटरीज में इंडिया में, तो वो लोग ले सके। अब एक कंट्रोवर्सी आएगा, ये कंट्रोवर्सी बना कब, 1813 में लिटरेचर को लेके। एंड पता है ये सेक्शन 43 ऑफ द चार्टर एक्ट है, सेक्शन 43 ऑफ चार्टर एक्ट है एंड इसमें 2 पॉइंट्स आते हैं, मैं समझाऊंगी, वो भी लिखा था आज, ये दोनों ग्रुप वहाँ पे है, आज के माइंड मैप्स में भी मैंने दिया हुआ है। क्या पता है, एक बोला एंग्लिसिस्ट, स्पेलिंग थोड़ा सा चेक करोगे, एंग्लिसिस्ट सुना होगा, एंग्लो इंडियंस, ठीक है, एंग्लिसिस्ट। दूसरा ग्रुप का नाम है ओरिएंटालिस्ट। तो एंग्लिसिस्ट क्या बोलता है कि हमें 1 लाख रुपया दे दो, हम प्रोमोट करेंगे किसको, यूरोपियन कल्चर को, इंग्लिश होगा हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब वो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स ओपन करेंगे और इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे, यूरोपियन कल्चर को सपोर्ट करेंगे। ओरिएंटलिस्ट बोलते हैं कि हमें 1 लाख रुपया दे दो, हमारे इंडियन कल्चर को हम सपोर्ट करेंगे हमारे अरेबिक, संस्कृत, कुरान और रीजनल लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है। क्या मैक्लेमिनी टाइम, ये टेबल बनाना सीख लो, पहले टेबल बनाओगे, करेक्ट कर लेना प्लीज, 1844 कोई नहीं लिखेगा, 1834 लिखेगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट एस्टैब्लिश इंग्लिश मीडियम स्कूल, पहले अच्छे से स्टोरी सुनो, ठीक है। तो ये क्या है, मतलब ईयर ऑफ डिक्लेरेशन का मतलब क्या है, समझ रहे हो। चलो, सो पहला पॉइंट क्या आया कि 1834 में ये डिक्लेयर्ड हुआ, इसका डिटेल्स मैं दूंगी पूरा। उस टाइम पे थे विलियम बेंटिक, ठीक है, विलियम बेंटिक थे एंड उन्होंने ये बिल पास किया था एंड उस बिल के थ्रू क्या मेंशन करना है आगे बोला जाएगा। बस यहाँ से आप पूरा भी ना लिख सको, 2 से 4 पॉइंट्स लिख लेना, ठीक है, बस इतना चाहिए। पॉइंट वाइज लिखोगे ना ये और शॉर्टेड हो जाएगा, ठीक है। सो ये क्या मेंशन करा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल इन 1844। देखो 1834 में रिपोर्ट आया बट फिर भी 10 साल लग गए कि पैसा हिसाब करके कहाँ बनाना है स्कूल, कैसा करना है उसके लिए, तो 1844 में एक्चुअल डिक्लेरेशन हुआ। एंड एमिंग टू स्ट्रेंथन देयर पॉलिटिकल ऑथोरिटी, क्यों हुआ कि उससे उनका पावर बना रहेगा, प्लस वो ट्रेडिंग अच्छे से कर सकेंगे, जो होते हैं वाणिज्य वो अच्छे से कर सकेंगे। दे इवन कंपेल्ड बॉय स्टूडेंट्स डिनाइंग गर्ल स्टूडेंट्स इन टू स्विच ओवर फ्रॉम ट्रेडिशनल स्कूल्स टू इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। देखो उन्होंने क्या किया कि बॉय स्टूडेंट्स को स्कूल में ले आए, जो नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ रहे थे उनको लेके आए अपने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में, बट डिनाई कर दिया कि गर्ल स्टूडेंट नहीं पढ़ सकते, ठीक है। बाय 1857 ओनली 3 मेडिकल कॉलेजेस, 3 मेडिकल कॉलेज ओपन हुए, एक हुआ कलकत्ता में, बॉम्बे में, मद्रास में, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, एंड ओनली 1 इंजीनियरिंग कॉलेज एट रुड़की। रुड़की में एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज बना,
पहला इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि टेक्निकल एजुकेशन बच्चों को दे सकता था ताकि बच्चे स्किलफुल हो सके और ब्रिटिश को हेल्प कर सके। तो एजुकेशनल रिफॉर्मर कौन थे? राजा राम मोहन रॉय प्रोपोज टू द गवर्नमेंट। ओके चलो, तो हम पॉइंट पे आ गए कि राजा राम मोहन राय थे सो जिन्होंने बोला कि हमें क्या कॉलेजेस भी चाहिए, संस्कृत कॉलेजेस भी चाहिए, ताकि डिफरेंट प्लेसेस में जो ओरिएंटलिस्ट लोग हैं वो भी पढ़ सके। सो व्हिच वर स्वीटेड एट डिफरेंट प्लेसेस, लाइक कहाँ कहाँ हो रहा है देखो बस। नॉर्मल अगर मेडिकल कॉलेज किसी ने बोला कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में हो रहा है। संस्कृत कॉलेजेस ओपन हुए मद्रास, कलकत्ता, बनारस में, ठीक है, डिफरेंट प्लेसेस बोले गए। एंड मेनली मेनी ओरिएंटल कॉलेजेस, जितने भी ज़्यादा ओरिएंटल कॉलेजेस हैं, ओरिएंटल कॉलेजेस समझ लो जो कि रीजनल लैंग्वेज में चलेगा या संस्कृत में चलेगा या पर्शियन में चलेगा, उर्दू में चलेगा, ऐसा स्कूल्स या कॉलेजेस इन द मेन सिटी ऑफ बंगाल, ठीक है, यहाँ ओपन होंगे। ड्यूरिंग द पीरियड विलियम बेंटिंग द शॉर्ट फॉल्स केम टू एन एंड एंड ही रिलीज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी फॉर बेटर एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो किसने रिजोल्यूशन लेके आए? विलियम बेंटिक ने। सपोर्ट किसने किया? राजा राममोहन राय ने। स्टार्ट किसने किया? किसको रखा गया कि पूरे सिस्टम को समझ के आगे लेके जाओ? मैकले ने, लॉर्ड मैकले ने। उनका जो रिपोर्ट है उसको क्या बोलते हैं? मैकले मिनट। मैकले मिनट कब एस्टैब्लिश्ड हुआ था या रिपोर्ट आया था? रिपोर्ट आया था काम में 1834 में, बट डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल कब हुआ? 1844 में, ठीक है, 1844 में, ठीक है। आगे चलो, नेक्स्ट रिपोर्ट आता है वुड डिस्पैच। थोड़ा थोड़ा लिखना है ना, इसलिए वुड डिस्पैच। तो नेक्स्ट हमारा रिपोर्ट है वुड डिस्पैच। एंड वुड डिस्पैच कौन थे ये हम बात करेंगे। पहला एक टाइम देखो, टाइम पीरियड देखो, 1854 है। क्या काउंटिंग हम करें? 1813 प्लस 20 ईयर्स कितना होता है? जल्दी बताइए। 1833 होता है। मतलब आपका सेकंड चार्टर एक्ट कौन सा है? सेकंड चार्टर एक्ट कौन सा है? 1833 का रिपोर्ट जो है वो सेकंड चार्टर एक्ट है। अच्छा, 1833 से ऐड करो 20 ईयर्स, कितने होंगे? जल्दी, कितने हो गए? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 1853। 1853 में कौन आया? वुड, चार्ल्स वुड आए, ठीक है। उनका डिस्पैच का मतलब आज के टाइम पे है कोई चीज़ को रिलीज कर देना, वही चीज़ है यहाँ पे रिपोर्ट के फॉर्म में या ड्राफ्ट के फॉर्म में रिलीज होगा। एंड 1853 में जब वो इंडिया आए तो उनको नॉर्मली लगा 1 ईयर का टाइम टू ऑब्जर्व द एजुकेशन सिस्टम एंड उसके ऊपर ड्राफ्टिंग करने में। एंड ड्राफ्टिंग करके जब रिलीज किया वो हुआ 1854 में, ठीक है। सो इसको क्या बोलते हैं पता है? माग्ना कार्टा ऑफ ऑल चार्टर एक्ट। मतलब जितने चार्टर एक्ट पढ़े थे, 1813 पढ़ा, 1833 पढ़ा, देन 1854 पढ़ा, सबसे अगर इनमें से कोई बड़ा है वो है 1854 वाला, 1854 वाला। एंड इसको क्या बोलते हैं? माग्ना कार्टा। फिर से लिख रही हूँ, डिटेल में और लिखेंगे हम लोग। माग्ना कार्टा ऑफ ऑल चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट, ठीक है। सर चार्ल्स वुड, मैंने अभी बोला था चार्ल्स है उनका नाम, तो सर चार्ल्स वुड आफ्टर रिप्लेसिंग अर्लियर कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिलीज वुड्स एजुकेशन डिस्पैच। देखो, अर्लियर जितने भी कमिटी थे पब्लिक इंस्ट्रक्शन के लिए, काउंसिलिंग के लिए, उसे रिलीज करने के बाद मतलब रिप्लेस करके जब वो आए तो वुड एजुकेशन जो डिस्पैच बना था 19 जुलाई 1854 में उन्होंने क्या किया? इसको बना दिया माग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। मतलब वुड ने बनाया वुड्स एजुकेशन डिस्पैच। डिस्पैच का मतलब है यहाँ पे रिपोर्ट। ये रिपोर्ट को उन्होंने क्या बोला? माग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। कब पब्लिश किया? बुक में भी गिवन नहीं है, बुक में सिर्फ लिखा है जुलाई 1854, बट टाइम पीरियड दे रही हूँ 19 जुलाई 1854। एंड इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल डॉक्यूमेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है, जैसे आज का है NP 2020 वैसा ही एक डॉक्यूमेंट है। एंड उनमें मेन पर्पस क्या है? द मेन पर्पस ऑफ दिस डिस्पैच वॉज टू मेक हायरार्की इन द एजुकेशनल सिस्टम।
एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंजेस लाने के लिए, जो मतलब आगे बढ़ने के लिए और चेंजेस लाने के लिए प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी लेवल इतना जाने के लिए उनको क्या चाहिए था? फंड्स। तो ये फंड्स वो कहाँ कहाँ देंगे, नेक्स्ट आप लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ोगे, बट हम यहाँ पे क्लियर होते हैं। ठीक है, क्या हम इतना क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक देखो, दैट इज द इंडियन एजुकेशन कमीशन। बोलोगे मैम आपने तो कल हमें ऑफलाइन में पढ़ाया था इंडियन एजुकेशन कमीशन, वो तो कोठारी कमीशन था। वो आया था कब? वो आया था 1964 to 66 में, बट यहाँ पे तो 1882 लिखा गया, मतलब ये ब्रिटिश पीरियड का इंडियन एजुकेशन कमीशन है। ठीक है, ब्रिटिश पीरियड वाला इंडियन एजुकेशन कमीशन है। आप लॉर्ड राइपन के बारे में सुना होगा आपने, एंड उनके पीरियड को हम मेंशन करें। आफ्टर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन, इंग्लिश पीपल वांटेड टू एस्टैब्लिश कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज। समझ आ रहा है? पहले तो हमने बस एजुकेशन सिस्टम में स्कूल को ओपन किया, अब इंग्लिश पीपल स्टार्ट कर रहे हैं क्या? इंग्लिश पीपल चाहते हैं कि एस्टैब्लिश करें कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज। कहाँ पे? इंडिया में। So in 1882, Lord Ripon और राइपन बोल लो जैसा भी, तो रिपन मेड ए कमीशन। लॉर्ड रिपन ने एक कमीशन बनाया अंडर द लीडरशिप ऑफ W हंटर। इसको हंटर कमीशन भी बोलते हैं, इसको हंटर कमीशन भी बोलते हैं। आफ्टर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच सोच लो 1854 से लेके चला कब तक? 1882 तक चला, उसके बाद भी कंटिन्यू हो रहा था। बिकॉज 1882 में जो हुआ वो बोल रहा है कि हंटर ने अंडर द लीडरशिप ऑफ हंटर कमीशन वो बस स्टार्ट करेंगे कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ को, क्योंकि 1854 वाला जो कॉन्सेप्ट था उसने किया था क्या? सिर्फ एजुकेशन सिस्टम में स्कूल्स का ओपन, अरेबिक स्कूल्स, वुमेन स्कूल्स, ऐसा। ठीक है, हिंदू स्कूल्स, मुस्लिम स्कूल्स, ऐसा। तो ये चेंजेस कैसे आए? तो हम देखते पहला ऑब्जेक्टिव्स क्या है। So the government should give autonomy to district and municipal boards and they should run primary education on priority basis। एक चीज़ समझना अच्छे से, यहाँ पे जो मेंशन नहीं है, आपका जो गवर्नमेंट होता है ना वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, पहला होता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, जो आप मेंशन कर रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक आपका मेंशन होता है क्या? सेंट्रल के बाद स्टेट गवर्नमेंट आ जाएगा, स्टेट के विद इन चलते हैं तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। अभी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बहुत सारे ऐसे प्रोपोर्शन हैं, जैसे कि म्यूनसिपलिटी चलाता है, लोकल गवर्नमेंट्स हैं, पंचायत हैं, ऐसा। तो इसको हम लोकल बॉडीज भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट अगर हर एक चीज़ को अपने लेवल में रखेगा, सेंट्रल लेवल में रखेगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा हर एक चीज़ को संभालने के लिए। इसलिए डिस्ट्रिक्ट एंड म्यूनसिपल बोर्ड्स को फ्रीडम दे दिया गया। तो ये फ्रीडम से क्या होगा कि वो प्राइमरी एजुकेशन को खुद से संभाल सकते हैं। ठीक है, एंड देयर शुड बी द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ हाई स्कूल। 2 तरह का हाई स्कूल ओपन हो गया। पहला तो है 1 is to prepare students for vocational education। एक स्कूल ऐसा रहेगा जो आपको वोकेशन के लिए रेडी करेगा। वोकेशन का मतलब होता है जो स्किल लर्निंग के लिए हो, स्किल लर्निंग के लिए हो, स्किल लर्निंग। एंड अनदर इज टू प्रोवाइड लिटरेसी एजुकेशन, और एक होगा बस शिक्षा दान करने के लिए। ठीक है, 2 टाइप के हाई स्कूल ओपन हो गया। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर मच इन द स्कूल एंड कॉलेज एजुकेशन एंड इट शुड बी रन बाय द मैनेजमेंट इंकरेजिंग प्राइवेट एंटरप्राइजेस। तो उन्होंने मेंशन किया गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगा कोई भी कॉलेज और स्कूल्स एजुकेशन में। ये सब किसके द्वारा चलेगा? ना हमारे प्राइवेट एंटरप्राइजेस के मैनेजमेंट के थ्रू चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, द फीमेल एजुकेशन इज टू बी एम्फसाइज्ड व्हिच नॉट अवेलेबल अर्लियर एक्सेप्ट प्रेसिडेंसी टाउन्स। मतलब पहले जो बड़े बड़े से टाउन्स थे ना, वहाँ पे ही आपके वुमेन एजुकेशन होते थे, और इसके बाद आपके हंटर कमीशन से ही प्रॉपर मेंशन हुआ कि स्कूल्स में भी बच्चे गर्ल चाइल्ड्स पढ़ सकती हैं। सो ये जो द गवर्नमेंट एट दैट क्रिटिकल टाइम एक्सेप्टेड मेनी रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन। तो इस क्रिटिकल पॉइंट पे, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में हमें अपलिफ्टमेंट करना था, इसलिए रिकमेंडेशन जितने भी दिए गए हंटर कमीशन के द्वारा सब कुछ को एक्सेप्ट कर लिया गया। इससे क्या हुआ? बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज में डेवलपमेंट होना शुरू किया। एंड फिलान्थ्रोपिक एंड रिलीजियस जो एसोसिएशंस हैं, मतलब जो अपने कल्चर्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वैसे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी पार्टिसिपेट करने लगे एजुकेशनल ग्रोथ में। ठीक है, जैसे कि एज अ रिजल्ट पंजाब यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश इन द ईयर 1882 सक्सीडिंग
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887, ठीक है। तो ये दो चीज़ आप याद रख सकते हो, अगर भूल गए तो क्रॉस कर देना, रिमेंबर मत रखो चलेगा, बट इतना याद रखो इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882, ये आपका हंटर कमीशन भी बोला जाता है। और इसको किसने सपोर्ट किया था, इस कमीशन के हेड कौन थे, डब्ल्यू हंटर थे, बट इसको सपोर्ट किसने किया था, लॉर्ड रिपन ने, ठीक है। अभी नेक्स्ट आते हैं, द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, समझ में आ रहा होगा, 1904 में आया था, 1904 में आया, ठीक है। क्या मेंशन हुआ, यूनिवर्सिटी एक्ट है, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। तो और एक पर्सन अभी आ रहे, अच्छे से नाम याद रखो, लॉर्ड कार्जन। लॉर्ड कार्जन वॉज अ एजुकेशनल आर्किटेक्चर, जैसे होता ना पुल बनाना है, घर बनाना है, तो आर्किटेक्चर चाहिए, तो वो है हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए आर्किटेक्चर। सो पियर्स इन इम्प्लीमेंटिंग एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, बहुत ज़्यादा ही वो धार्मिक लोग भी थे और बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी कर रहे थे कि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम एक्चुअल में सेटअप हो जाए। इन द ईयर 1902 उन्होंने अपॉइंट किया एक कमीशन को, और चेयरमैनशिप किसको दिया, देखो नाम बोल रही हूँ, सर थॉमस रेलेग, सर थॉमस रेलेग, ठीक है, सर थॉमस रेलेग। कीपिंग इंडियन मेंबर्स ओनली, उन्होंने क्या किया कि ओनली इंडिया के लोगों को लेके बनाया एक ऑर्गेनाइजेशन। कौन थे, गुरुदास बैनर्जी, सैयद हुसैन बिलग्रामी, ठीक है, ऐसे पर्सन के नाम है, आई नो भूल जाओगे, तो बस इतना लिखना, सर थॉमस रेलेग। चेयरमैनशिप किसका था, सर थॉमस रेलेग का। ही पास्ड इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, उन्होंने पास किया किसको, जैसे रूल पासिंग होता है ना, वैसे ही उन्होंने साइन करके रूल पास किया इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट को, एजुकेशन इंप्रूवमेंट के लिए। कौन सा एजुकेशन इंप्रूवमेंट, हायर एजुकेशन इंप्रूवमेंट, एंड प्रोवाइडेड एनुअल ग्रांट ऑफ 5 लाख रुपीज, साल में 5 लाख मिलेंगे, ग्रांट किए गए, which was in increased rate than the previous allotment for educational development in India. So पहले जितना पैसे मिलते थे ना, उससे तो बहुत ज़्यादा है, अब देख सकते हो, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने के लिए अभी ग्रांट किया गया यूनिवर्सिटी एक्ट, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट के थ्रू 5 लाख रुपया, ठीक है। नेक्स्ट वाले में चलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजोल्यूशन, एक रिजोल्यूशन आया 1913 में, छोटे छोटे पॉइंट्स है, क्या स्किप करना है नहीं करना है पूछ सकते हो, मैं बता दूंगी, ठीक है। अभी के लिए बस एक एक लाइन होने से भी इसको रिमेंबर करके रखना। इंडियन नेशनल लीडर्स, बहुत सारे लीडर्स हैं, जैसे लाइक विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, बहुत सारे हैं। सो देखो इस पीरियड में महात्मा गांधी आने वाले हैं, चल रहा है, उनका प्रोसेसिंग भी चल रहा है, वो भी कर रहे हैं। सो इंडियन नेशनल लीडर वांटेड टू ब्रिंग ए रिजोल्यूशन बिफोर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो चाहते इंडिया के जो नेशनल लीडर्स हैं वो तब लगे हुए थे कि ब्रिटिश को कैसे हटाया जाए और कैसे प्राइमरी एजुकेशन को हम फ्री एंड कंपलसरी कर सके, ताकि ओनली अपर क्लास वाले नहीं पढ़े, बाकी सब भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि उनका एक ही चीज़ मानना था कि अगर लोग एजुकेटेड होंगे तभी वो खुद के बारे में सोचेंगे, इंडिया के बारे में सोचेंगे और आगे लेके जाएंगे और इनकम करेंगे। So, in this context, government agreed with the resolution and made a resolution 21st February 1913. पहला resolution कब बना, 21st February 1913, जिसके थ्रू प्राइवेट वॉलंटरी इन्वॉल्वमेंट्स बहुत सारे हुए, प्राइवेट जो लोग हैं वो सारे जुड़ गए, और मेन मुद्दा ये रखा कि हायर एजुकेशन फॉलोड बाय यूनिवर्सिटी एजुकेशन, हायर एजुकेशन के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी एजुकेशन करना पड़ेगा। इसको चाहो तो आप स्किप भी मार सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1913 वाला बस। नेक्स्ट वाला आता है आपका हार्टॉग कमेटी, हंटर पढ़ लिया था 1882 का, अब आया है हार्टॉग कमेटी जो कि 1929 में आ रहा है। सो एज पर द एक्ट ऑफ 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना 1919 में, एंड उसके हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट डिसकंटिन्यूड इट्स ग्रांट ऑन एजुकेशन, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट धीरे धीरे जो ग्रांट दे रहा था, जो फंड दे रहा था, वो बंद कर दिया, ठीक है। एंड मेंबर्स ऑफ द प्राइवेट कमिटी बिकम मोर इन नंबर्स, अभी प्राइवेट कमिटी के मेंबर्स बढ़ गए। एज अ रिजल्ट द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन डिमिनिश्ड। अगेन देखो, अगर मैं 5 लाख रुपया दे रही थी ओनली एजुकेशन सिस्टम के लिए एंड पूरा ही बंद कर दूँ सडनली, तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा एजुकेशन सिस्टम। टेकिंग टू दीज रीजन्स,
ये जो रीजन है इसको माथे पे रखो, सर पे रखो एंड आगे चलते हैं। ये कमिटी वाज फॉर्म्ड, माइंड में ये सब रख के आगे चलना पड़ेगा कि हमें एक नया कुछ चीज़ करना पड़ेगा जिसके थ्रू हम एजुकेशन सिस्टम में कम फंड में भी काम कर सके। तो वो लीडरशिप कौन लेंगे उस कमिटी का, कौन है? लीडरशिप है सर फिलिप हार्टॉग, सर फिलिप हार्टॉग इन 1929। मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस है इस कमिटी का वॉज टू गिव मोर अटेंशन टू द प्राइमरी एजुकेशन। इस मेन कमिटी का पर्पस है कि वो प्राइमरी एजुकेशन को ज़्यादा देखेगा एंड वो हायर एजुकेशन को मतलब कंपलसरी नहीं करेगा, मतलब सिलेक्टिवली चूज करेगा कि जो बच्चे इस एग्जाम में क्लियर कर सके वही हायर एजुकेशन जाएंगे टू द आउटसाइड इफ द फैसिलिटीज वर नॉट अवेलेबल इन लोकल। जैसे कि अगर स्कूल्स में हायर एजुकेशन नहीं है तो जो बच्चे क्लियर कर पाएंगे वो बाहर जाएंगे पढ़ेंगे, ठीक है। डिजर्विंग कैंडिडेट्स को लिया जाएगा। अब आता है नेक्स्ट, वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन। पता है वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन को महात्मा गांधी जी का स्कीम बोला जाता है। इसको हम नई तालीम भी बोलते हैं, बट अगर चेक करो नई तालीम इसी ईयर में आया है बट थोड़ा बाद में आया है। एंड वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, वर्धा एक जगह है, उस जगह के लिए आया था, वहाँ के लोगों को एजुकेट करने के लिए आया था। लर्निंग इंग्लिश education made a gap among English educated and ignorant masses in 1937। सोच लो जो लोग इंग्लिश पढ़ते हैं और जो लोग नहीं पढ़ते, इन दोनों के बीच एक कंट्रोवर्सी चल गया एंड बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया 1937 में। द इन्वेस्टमेंट ऑन प्राइमरी एजुकेशन वाज नॉट गिविंग मोर अटेंशन टू द पोर स्टूडेंट्स। देखो हमने पैसा लगा के प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम तो बना दिया, बट जो गरीब बच्चे हैं उनको कुछ सुविधाएं नहीं मिल रही है तो वो क्यों पढ़ने जाए। तो इसलिए महात्मा गांधी कॉल्ड ये कॉन्फ्रेंस ऑन नेशनल एजुकेशन। महात्मा गांधी ने एक कॉन्फ्रेंस क्रिएट किया नेशनल एजुकेशन एट वर्धा। मैंने बोला एक वर्धा एक जगह है, और जो कि चला था 22 एंड 23 अक्टूबर 1937 में। एंड उनके ये रिजोल्यूशन वाज मेड, उन्होंने बनाया है बट उनके रिजोल्यूशन को किसी ने तो प्रेसिडेंटशिप दिया होगा, कोई तो एक मेंबर होगा सपोर्ट करने के लिए, वो थे जाकिर हुसैन, इसलिए इसको जाकिर हुसैन कमेटी भी बोला जाता है वर्धा स्कीम को ही। एंड डिटेल सिलेबस इन दिसंबर, हुसैन क्या किए इसका रिपोर्ट और उसका पूरा सिलेबस उन्होंने दिसंबर में दिया। द मेन एम ऑफ एस्टैब्लिशिंग दिस रिपोर्ट, ये रिपोर्ट बनाने का पहला काम क्या था या मेन पॉइंट्स क्या थे? पहला पॉइंट था टू इंट्रोड्यूस स्किल डेवलपमेंट वर्क्स इन द सिलेबस। जो सिलेबस बना प्राइमरी लेवल के लिए बच्चों के लिए पढ़ने के लिए सेकेंडरी लेवल प्राइमरी लेवल में, तो पहला हो गया कि सिलेबस बना। देन ऐसा सिलेबस बनेगा जिससे बच्चों का स्किल डेवलपमेंट हो सके। एंड इम्पार्ट टीचिंग थ्रू द मीडियम ऑफ हिंदी। सो हम पढ़ाई किससे करवाएंगे बच्चों को? हिंदी मीडियम से। लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन है हिंदी। कौन से स्टैंडर्ड से? स्टैंडर्ड 2 to 7। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी, देखो compulsory education consecutive 7 years in the school, start English learning from the standard 8 onwards। देखो लग के क्या है 2 to 7 years तक, मतलब 2 to 7 क्लास तक पढ़ना है, तो उसके लिए 2 3 4 5 6 7, ठीक है। नियर अबाउट एक्चुअली यहाँ पे 2 मेंशन है क्योंकि स्किल डेवलपमेंट 2 से स्टार्ट होता है बट पढ़ाई स्टार्ट हुआ है क्लास 1 से, तो ये 7 साल के लिए एजुकेशन को फ्री एंड कंपलसरी कर दिया गया। बट फिर से इंग्लिश मीडियम में कब से पढ़ना शुरू करेंगे? 8 क्लास से, 8 ऑनवर्ड से आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश रहेगा। लास्ट पॉइंट, टू क्रिएट ways for contact with the community, building up school community at last educational scheme accepted by the union and state government as a model of national education। देखो वो चाहते थे कि कम्युनिटी बिल्डिंग अप द स्कूल कम्युनिटी सब कुछ को लेके चलना, तो उन्होंने एक ऐसा स्कीम बनाया जो कि यूनियन ने भी सपोर्ट किया, स्टेट ने भी सपोर्ट किया, पूरे नेशन में वो एक मॉडल जैसा काम कर रहा है, जिसको हम नई तालीम का कंसेप्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आया सार्जेंट रिपोर्ट, जो कि 1944 में आया, और इनके जो पर्सन है जो ब्रिटिशर्स थे उनका नाम है सर जॉन सार्जेंट, वॉज द एडवाइजर टू द एजुकेशन डेवलपमेंट। वो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो गवर्नमेंट का है उसके वो क्या है? एडवाइज़र है, उसके वो एडवाइज़र हैं। एंड ही मेड ए स्कीम, वो उन्होंने एक स्कीम बनाया और उसको सार्जेंट प्लान और सार्जेंट रिपोर्ट भी बोलते हैं। कौन से पॉइंट्स को लेके बनाया?
बेसिक ऑब्जेक्टिव्स को लेके बनाया। प्री प्राइमरी, ठीक है, प्री प्राइमरी अप टू द एज ऑफ 6 years एंड प्री कंपल्सरी यूनिवर्सल एजुकेशन फ्रॉम 6 to 14 years। प्री प्राइमरी कब तक के अंदर हो जाना चाहिए? 6 साल के अंदर हो जाना चाहिए, और उसके ऊपर प्राइमरी यूनिवर्सल एजुकेशन मिलना चाहिए 6 to 14 years। In addition to this, the student should learn 6 years after high school education followed by 3 years as university course। 6 साल हाई स्कूल में पढ़ने के बाद फिर से 3 साल का यूनिवर्सिटी कोर्स बच्चा करेगा। तो इतने पॉइंट्स थे जो शॉर्टकट में पढ़ाए गए। ये टेबल आपको क्लियर नहीं है, छोड़ देना, मैं बस समझने के लिए दी थी। जो जो रिपोर्ट अभी पढ़े हो, जो चार्ट आपको गिवन है, वहाँ पे आपको एक एक लाइन में सब कुछ मेंशन है। चार्टर एक्ट 1813 में आया, जिसमें मेंशन था 1 लाख रुपया का यूज़ करना। फिर आया था एक्चुअली माउंट स्टुअर्ट एल्फाइनस्टोन मिनट 1823, इंग्लिश एंड वेस्टर्न साइंस को प्रमोट करना। फिर आया मैकले मिनट जो कि 1835 में आया, इंग्लिश एंड वेस्टर्न साइंस एंड नीड ऑफ पब्लिक हेल्थ। वुड डिस्पैच फिर 1854 में आया, जिसमें टीचर ट्रेनिंग, स्कॉलरशिप, यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिशमेंट सब था। हंटर कमीशन 1882 को आया, जहाँ पे एजुकेशनल जो हायरार्की है उसको पता चला, और सारा कुछ ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन में चला गया गवर्नमेंट को छोड़ के। लॉर्ड कर्जन का जो कॉन्फ्रेंस हुआ वो प्राइमरी एजुकेशन करिकुलम रिफॉर्म एंड गवर्नमेंट रिकॉग्निशन के ऊपर था। फिर यूनिवर्सिटी एक्ट बना 1904 में, जहाँ पे 1 लाख से ये 5 लाख रुपया बना दिया गया। फिर आया 1913 को एक रेजोल्यूशन और भी आया था, जिसको गोखले रेजोल्यूशन बोलते हैं। वो कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन है, वो भी प्राइवेट में। फिर आया सल्दर यूनिवर्सिटी, कलकत्ता कमीशन बोल सकते हैं। 12 ईयर स्कूल स्कीम, 3 years डिग्री, वुमेन एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एप्लीकेशन 7 न्यू यूनिवर्सिटीज़ ओपन हुए हैं। हार्टॉग कमेटी अभी पढ़ा 1929 में, जिसमें वोकेशन एजुकेशन एंड माइनॉरिटी एजुकेशन को फोकस किया गया। वर्धा स्कीम वोकेशनल, मदर टंग, हिंदी मीडियम, सर्विस एंड कम्युनिटी लर्निंग के लिए था। सैप्रू कमेटी सिंगल लाइन में दे रही हूँ, 1934 वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए और एजुकेशन के लिए था। अब्दुल वुड रिपोर्ट 1936 to 37 जो कि वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए था। डॉक्टर जाकिर हुसैन कमेटी जो कि आपका एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन और बेसिक क्राफ्ट एजुकेशन है, जिसको हम महात्मा गांधी जी का कमीशन भी बोल सकते हैं, या नई तालीम वर्धा स्कीम। सार्जेंट रिपोर्ट 1944 में आया, जो कि ऑल टाइप ऑफ एजुकेशनल पॉइंट्स को कवर कर रहा था, रिफॉर्म कर रहा था, एंड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, लाइब्रेरीज, हायर एजुकेशन, रेमुनरेशन सब देने वाला था। लास्ट एक 46 में आया था, बट इसको ना सपोर्ट नहीं मिला। एक है BHORE वोर कमिटी, दैट इज प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड 3 months ट्रेनिंग इन सोशल मेडिसिन। हेल्थ इश्यूज को सॉल्व करने के लिए ये आया था, बट ये नेसेसरी नहीं है। तो आपको चार्ट दे दिया गया है, आप जिस टाइप का लिखना चाहो लिख सकते हो। ये आपको एक कंक्लूजन दिया जा रहा है, डायग्रामेटिक कंक्लूजन आपको दिया गया है। पहले सुनो, आवर नेशन विल सून बिकम द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ यंग जनरेशन इन द वर्ल्ड। ये सही बात है, हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री अभी बना है एंड यंग जनरेशन से भरा हुआ है। एंड देयर आर सेवरल कमिटीज, रिपोर्ट्स, एक्ट्स हैपेंड इन बोथ प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, दोनों में हुआ है। इट कुड बी समराइज दैट, ये समझाता है दैट द वेरियस रिपोर्ट्स ऑन एजुकेशन जो ब्रिटिश पीरियड में आया, जो बहुत सारी क्रिटिसिज्म फेस किया, ड्रॉबैक्स, नेगेटिव पॉइंट्स सब कुछ आए, उसके बाद भी आफ्टर इंडिपेंडेंस में कुछ ना कुछ तो चेंजेस आए। द प्रेजेंट न्यू हायर एजुकेशन पॉलिसी, जो आज का एजुकेशन पॉलिसी है, ऑल्सो एड्रेसिंग द सिमिलर इशूज। आज के इशूज भी सेम ही हैं, अभी दूसरे पॉलिटिक्स चल रहे हैं, पॉलिटिशियंस अलग हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने डिवाइड कर दिया वोकेशनल ट्रेनिंग को, स्लो लर्नर, वुमेन एजुकेशन, इंक्लूसिव ग्रोथ, सोशियो इकोनॉमिक और हेल्थ कंसर्न, ऐसे करके डिवाइड करके पढ़ाया। As the third party, British government contributed, integrated the entire education system of India and evolution continued in post। मतलब एज अगर देखो थर्ड पार्टी है ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो आया यहाँ पे पूरे एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया, कंट्रीब्यूट किया और आगे लेके हम जा रहे हैं। However, the entire nation must understand the need of accelerated quality expansion in the first growing globalization। तो उसके बाद भी हमारे इंडिया को क्या चाहिए, क्योंकि अभी जो इंडिया है, नेशन है, उसमें बहुत सारा एक्सपांसन चाहिए, बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्रोइंग ग्लोबलाइजेशन स्टेज है, जिससे विश्व में हमारा नाम परिचय फैल रहा है। एंड नॉलेज इकोनॉमी, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन ऑल डायरेक्शन, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका डायग्राम भी दिया गया,
ईयर 1948 में 20 यूनिवर्सिटीज़ थे टोटल इंडिया में, 496 कॉलेजेस थे और 2,41,369 स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे। ईयर 2018 टू 19 में 903 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 39,050 कॉलेजेस हैं, फिर आया आपका 10,011 इंस्टीट्यूशंस हैं, 36.6 मिलियन स्टूडेंट्स हैं। ईयर 2030 मतलब जो आने वाला है, कमिंग में है और 6 साल में, ये आपको पकड़ लो कि 3 टाइम्स मोर इंस्टीट्यूशंस होंगे, 5 टाइम्स मोर स्टूडेंट्स होंगे क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है। लास्ट है, क्या इसका 3 रोल होता है एजुकेशन सिस्टम में। एक होता है क्वालिटी हायर एजुकेशन देना, वर्ल्ड क्लास रिसर्च इनोवेशन बनाना, अदरवाइज बच्चों को बस पढ़ाते जाओगे बट कुछ नया नहीं बनेगा, एंड स्किल्ड लेबर वर्क फोर्स बनाना, जिनको सब कुछ आता हो, टेक्निकल नॉलेज हो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे कंट्री का हो सके। तो दैट्स इट, इतना है प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड कंक्लूजन के साथ आपको एक लिखने का तरीका दिखाया है। इसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स को आपको ब्रीफ करना चाहते हो तो कर सकते हो। एक टेबल तो पूरा ही मना कर दिया, जो वैदिक, बुद्धिस्ट और इस्लामिक का था वो काट देना, नहीं चाहिए। बाकी थोड़ा लिखो, और भी ये 7-8 पेज होगा आपके कॉपी में। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने 4 पेज दिखाया था और 7-8 पेज होगा। चलो 12 पेज में इतना इन्फॉर्मेशन है कि इसमें से 1-2 अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो वो भी लिख सकते हो। तो नोट्स इतना रहेगा, उसको शॉर्ट कितना करना है, क्या करना है, वो आप खुद कर लोगे, ठीक है। Thanks for watching my videos. Guys, please subscribe my channel and share with your friends and family.